सोचा कि भैया रे ने मामा से काना मामा, ने मामा से काना मामा। मान लो कि अब वो मान लो कि वो दुष्टई करिए रहा है, आई तो मिला जुला के ठीक है, तो चल ना भैया एकरे से का मतलब एकरे अंदर रहा जाए। तो एकरे के सब नेता मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह का औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को भी बैरकपुर छावनी के सिपाही जो था मंगल पांडे, समझिएगा, मंगल पांडे जो था, ये बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से संबंधित यह व्यक्ति था। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारियों दूगरा था, एक लेफ्टिनेंट बाग था, एक सार्जेंट ह्यूरसन था। सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग, ये दोनों को गोली मार करके हत्या कर दिया। अब ये दोनों को गोली मार के मतलब जबरदस्ती कराओगे कि चलो गोली चलाओ, तो नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, कहीं नहीं चलाएगा बे, तब ठोक दिया गोली। मंगल पांडे सन की टाइप का था, मार दिया दोनों गोला के, ये लेफ्टिनेंटवा के और सार्जेंटवा के, ये दोनों के क्या किया कि गोली मार दिया ये मंगल पांडे। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज का वीडियो थोड़ा डिटेल में रहेगा 1857 की क्रांति से संबंधित, ठीक ना। सारे पॉइंट को इसमें क्लियर हो जाएगा, एक भी पॉइंट छूटेगा उठेगा आपको नहीं, ओके। उसके बाद इसका एमसीक्यू, अब रहा बात एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू आपका होगा 24 तारीख से। 24 तारीख से क्या हो, 24 से लेकर के 24 से चालू है ना, तो एक महीना, यानी एक महीना से कम, यानी 20 से हम केवल एमसीक्यू धुआंधार लाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए 1857 का विद्रोह, ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये मेरे प्यारे प्यारे इंडिया का मानचित्र है। ये आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ इस विद्रोह हुआ, कहाँ कहाँ यह विद्रोह हुआ, विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था और वहाँ के नेता क्या कौन थे, ठीक ना। जैसे देखिए संभलपुर जो था ना, सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही थे, मतलब जो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है लेकिन जानते चलेंगे। बैरकपुर से मंगल पांडे, पता है आपको, 34वीं रैंक के सिपाही थे, ठीक ना। जैसे तो ये कहाँ से थे, बैरकपुर से। वहाँ के बैरकपुर के नेता कौन थे, मंगल पांडे। उसके बाद आरा से कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, कौन थे, कुंवर सिंह, ओके। उसके बाद इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली थे, ठीक ना। लखनऊ से कौन थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब थे और ग्वालियर से तात्या टोपे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बख्श खा, ठीक ना। और बरेली से खान बहादुर खा, और मेरठ से कदम सिंह थे, ठीक ना। तो और असम में तो दीवाना मणिराम, तो ये लोग जो थे अलग अलग जगहों पर क्या कर रहे थे, अपना नेतृत्व किए 1857 की क्रांति का, ठीक ना। अब देखिए आप देख रहे हैं ना कि ज़्यादा उत्तरी भारत में ही लोग मतलब इसका ज़्यादा मतलब बोलबाला था। दक्षिणी में एक संभलपुर में था और एक आपका समझ लीजिए कि बैरकपुर में, ठीक ना, बाकी सब उधरे है। तो इस प्रकार से ये आंदोलन को देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से तो पूरे भारत में नहीं था, जिसके कारण इसको दबा दिया गया। आइए जानते हैं इसके डिटेल में। देखिए इस विद्रोह का जो आरंभ हुआ था 10 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 5वां महीना 10/5/1857 को मेरठ की 34वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा, जो मेरठ के 34वीं रैंक के जो सिपाही था ना, सब सिपाहियों द्वारा किया गया था, ठीक ना। 34वीं जो आपका रेजिमेंट था, ये 34वीं रेजिमेंट ही 10 मई 1857 ईस्वी को क्या किया कि विद्रोह किया। दूसरे दिन ये सिपाही यानी 11 मई को दिल्ली पहुंच गया, जहां दिल्ली के सिपाही भी इसमें मिल गए। 10 चालू किया और 11 के एक दिन बाद सब दिल्ली में चला गया। दिल्ली में जाकर के दिल्ली में जो सब सिपाही था उस सब क्या हुआ कि मिल गया। इन सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और ये सब दिल्ली पर क्या किया, अधिकार कर लिया। और 80 वर्षीय जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर या द्वितीय, इसको भारत का सम्राट तथा अपना नेता घोषित कर दिया। टोटल सिपाही सब मिल करके क्या किया कि बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। और नेता चुन करके, क्योंकि कोई चीज़ हो तो नेतृत्व करने वाला होना चाहिए ना, तो एक लीडर बहादुर शाह जफर, लेकिन इसमें जान मान था नहीं, ठीक ना।
1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा विरोध था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं था, ये पहले का आंदोलन था। अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में यह एक अभूतपूर्व विद्रोह था, ठीक ना। ब्रिटिश शासकों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से कि ब्रिटिश शासन को किसी तरह से हटा देना है तो हटा देना है, इस व्यू से ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के व्यू से क्या किया कि उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों में के सैनिक और विभिन्न राज्यों के शासक और सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हुआ। क्योंकि देखिए बात यह था कि उस टाइम पहले राजाओं के अंदर यह सब सैनिक काम करता था, तो मान लीजिए कि राजाओं को वो सब क्या किया कि सबको अपने में हड़प करके अपने में मिला लिया, पूरे अपने अंदर कर लिया, कंपनी शासन के अधीन कर लिया। तब हुआ ये कि सैनिक कहीं तो काम करना है उसको, चाहे बहादुर शाह जफर के लिए लड़े और चाहे अंग्रेज भोरा सबके लिए लड़े, ठीक ना। तो क्योंकि लड़ना है, सैनिक तो लड़ने का ही काम करेगा, तो ये सब तो मजबूरी में आ गया था, ये सब भोरा के सबके साथ है, अंग्रेज के साथ है, ठीक ना। अब मान लीजिए उसके साथ तरह तरह के जुल्म होता था, तो जुल्म होगा तब भाई क्या करेगा, आवाज़ उठाएगा, आवाज़ बुलंद किया। लड़ाई के लिए एकजुट हुए समाज के कई अन्य समुदाय, जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान भी इस विद्रोह में शामिल हुए। खाली मध्यम वर्ग के लोग जो थे इसमें, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं हुए, नहीं तो किसान, मजदूर, किसान, ये सब क्या किया कि दस्तकार, ये सब इसमें भाग लिया, ठीक ना। आगे देखेंगे। अब देखिए ये 1857 के विद्रोह के दो कड़ी, एक भारत और एक ब्रिटेन, ठीक है ना। एक भारत और एक ब्रिटेन। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये इंडियन इम्यूनिटी इसके लिए था, ठीक ना। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट कोई था तो बहादुर शाह जफर था, कचलोहिया था आदमी। और इंडियन इम्यूनिटी के अंतर्गत गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग उस टाइम था। भारतीय व अंग्रेजी सेना का अनुपात 2:1 था, मतलब कि भारतीय का ज़्यादा था, अंग्रेज का क्या था? कम था, ठीक ना। अब जानेंगे ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। आखिर सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया, क्या कारण था कि विद्रोह किया? तो सुनिए, विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। जो ब्रिटिश अपना नियम लगा रहा था, इस नियम के विरुद्ध मतलब कि समझ लीजिए लोगों में असंतोष था, लोग मतलब कि खुश नहीं था। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त था। पहला तो कोई राजा को लड़ा करके अपने में मिला लिया था और अपने अंदर कर लिया था। दूसरी बात यह था कि भेदभाव तो कर ही रहा था सैनिकों के साथ, और उसके बाद पैसा भी कम दे रहा था। बात समझे? अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, परंतु अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ भी देता था। डलहौजी ने राज हड़प की जो नीति लगाया था, डिक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ये जो डलहौजी लगाया था ये कड़ाई से लागू किया था, जिसमें क्या था और जिससे असंतोष और भी बढ़ गया था। सबसे ज़्यादा ये जो हड़प नीति लगाया था डलहौजी, तो इससे ज़्यादा लोगों में क्या था? असंतोष व्याप्त था। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना तथा 1854 ईस्वी में झांसी पर अधिकार कर लिया। जो झांसी की रानी जो मतलब गोद ली थी लड़का के, तो वो गोद ली थी लड़का के, तो उसको ये क्या किया कि समझ लीजिए कि उसको मतलब झांसी का माने नहीं बनने दिया, मतलब कि वो विरोध किया कि दत्तक जो होगा कोई गोद लेगा, अगर उसका पुत्र नहीं या गोद लेकर के राजा बनाएगा तो ये संभव नहीं है, ठीक ना। माना 1854 ईस्वी में झांसी पर क्या किया? अधिकार कर लिया। डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 54 में क्या किया? झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे उसको पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन भी देना बंद कर दिया था। बाद पेंशन नहीं मिलेगा, तो नहीं देगा पेंशन, मान दो। देखो कौन तरह के हम कर रहे हैं। मुगल बादशाह के बाद किसी भी उत्तराधिकारी को बादशाह मानने से इनकार कर दिया, और मुगल बादशाह के बाद उसके बाद किसी को उत्तराधिकारी ये माना होना नहीं, सबको खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी, और अंग्रेज क्या किया कि नया भू राजस्व लागू किया, जिसके कारण भूस्वामियों के पुराने परिवारों के अधिकार भी समाप्त हो गया। अब भू राजस्व जो था भूमि से संबंधित जो भी, उसको समाप्त कर दिया। अब मान लीजिए उसका परिवार जो हुआ उसका मतलब समझिए किसी तरह से अब गुजर बसर करने लगा, ठीक ना। किसी भी राज्य पर अधिकार करने के बाद उसकी पुरानी प्रशासन व्यवस्था समाप्त कर दी जाती थी। जौना पर मतलब वो अधिकार कर लेता था, उसके बाद वहाँ के जो भी प्रशासन संबंधित व्यवस्था था उसको क्या करता था? समाप्त कर देता था, ठीक। अब देखेंगे किसानों एवं दस्तकारों की बर्बादी।
किसान और दस्तकार की बर्बादी जब हुआ तब तो किसान और दस्तकार आवाज़ उठाया। देखिए अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जो भूमि व्यवस्था था, ठीक ना, उससे किसानों की हालत क्या हो गई थी, बदतर हो गई थी। जो भूमि संबंधित जो व्यवस्था लागू किया था ना, उससे स्थिति बहुत खराब हो गया था किसानों का। जब इंग्लैंड में निर्मित हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प भी बर्बाद हो गए। अब बताइए, वो फैक्ट्री में बना करके लगा बेचने सामान, यहाँ लोग हाथ से अपना बनाता था, तो हाथ से बनाता था तो मेहनत होता था, और वो क्या करता था कि मशीन से बना करके बेच रहा था, उसको क्या झंझट है। रॉ मटेरियल कच्चा माल यहीं से ले जाता था, वहाँ से सामान में बेचता था, तो समस्या हो गया यहाँ के शिल्पकार लोगों को भी, और दस्तकार जो लोग थे अपना कढ़ाई बुनाई करते थे। धर्म और जाति को नष्ट होने का भी डर था, और लोगों को मतलब धार्मिक मामला भी था। क्या मामला था, तो अंग्रेजों की नीति और आचरण से जनता में भय पैदा कर दिया था। जो भी वो नीति लगा रहा था, पॉलिसी, और जो वो आचरण कर रहा था, इससे क्या हुआ, जनता में भय था कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर अड़ा हुआ है। और लोगों को लगा कि नहीं, ये तो हमारे धर्म को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, हमारे संस्कृति को ये नष्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए आवाज़ वो लोग भी उठाया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू व इस्लाम धर्म की ओर जनता के पुराने रीति रिवाजों के खुलेआम निंदा कर रहा था, ठीक ना। अंग्रेजों ने अनेक मामलों में जाति नियमों का उपेक्षा की थी। उदाहरण के लिए फौजों, जेलों और रेल यात्राओं के मामले में, ठीक ना। नई शिक्षण संस्थाओं को, जिनमें से कई संस्थाओं की स्थापना क्या था, ईसाई धर्म प्रचारकों ने किया था। जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था वही सब क्या किया था कि ये सब शिक्षण संस्थान की स्थापना किया था। उसको संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता था कि हो सकता है कि ये इसमें शिक्षा देने लगे ईसाई धर्म वाला। अतः अनेक लोग अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में भी शामिल हुए कि ये धर्म के लिए भी खतरा है। और भारतीय सैनिकों की शिकायत क्या था कि आखिर मान लीजिए मतलब छेड़ दिया युद्ध। देखिए, अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे। देखिए, आप जिस पद पर बहाल हुए हैं वहीं पे सीमित होकर के रिटायर हो जाइएगा, आप आगे नहीं जाइएगा। जो बढ़िया जो सूबेदार का जो पद होता था वो मिलता ही नहीं था, बस नीचे ही में खत्म। फौज में ऊंचे तो यूरोपीय अफसर के लिए जितना भी उधर से उसके यहाँ से आता था सब वही मतलब समझ रहे ना एकदम, कि इस जो बड़े बड़े पद है इस पे यूरोपीय ही बैठेगा, भारतीय नहीं, चाहे कितना हो टैलेंट हो, कितना हो तेज हो। बात समझे। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतनों में बहुत बड़ा अंतर था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाहियों को घृण्य दृष्टि से देखता था। यूरोपीय जो सिपाही था, बताइए सिपाही वो है, सिपाही हो है, तो इन सबको घृणा के दृष्टि से देखता था, समझे। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था, ठीक। युद्ध खत्म होने पर और उनके सहयोग में से जीते गए इलाकों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों को जो भत्ता बंद कर दिया जाता था। अब देखिए, पहले भत्ता भेजता था और जब वह जीत जाता था तब भत्ता बंद। अब मतलब कि जो पैसा उसा एक्स्ट्रा देता था वो देता नहीं था, बंद कर देता था, ठीक ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि असंतोष हुआ। अभी और भी असंतोष है जो आगे पढ़ रहे हैं। ओके, भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भी भेजा जाता था। अब देखिए, भारतीय सैनिक को युद्ध पार के लिए भेजा जाता था, परंतु उस समय के हिंदुओं का धार्मिक विश्वास था, धर्म से संबंधित मामला था कि हम समुद्र पार जाएंगे तो यह पाप का काम होगा, हमारे धर्म संबंधित ये पाप की बात है, ठीक ना। समुद्र पार जाने पर धर्म नष्ट हो जाने की ये लोगों को एक मतलब की बात था। आई जबरदस्ती क्या कर रहा था, भेज रहा था, तो ये एक जुल्म हुआ। अन्य भारतीयों की तरह भारतीय सैनिकों में विश्वास बैठ गया कि उनका धर्म खतरे में है। अब सैनिक को भी लगा कि भाई ये धर्मों खतरा में है, बात समझे। उसी दौरान सैनिकों को एक नए किस्म की एनफील्ड राइफल दी गई और उसी समय अब सैनिक के माइंड में बैठ गया कि बताइए मेरे धर्म के साथ तो खिलवाड़ कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था बदल रहा है, रहन सहन को मतलब चोट पहुंचा रहा है। उसके बाद जो हम समुद्र पार करके लड़ने जाने के लिए हमको बोल रहा है, जो कि समुद्र पार करके जाना हम लोगों के लिए क्या है, ये धर्म भ्रष्ट होने की जैसा है। और उसी टाइम एकदम ततले एगो नया एथी राइफल डाल दिया। कौन था? एनफील्ड राइफल था, ठीक, जिसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। अब देखिए, अब तो यार बड़का धर्म भ्रष्ट होने वाला बात आ गया। राइफल में कारतूस भरने के पहले क्या किया जाता था कि उस पर लगे कागज को दांतों से खींचना पड़ता था। आप दांत से पहले खींच करके यानी काट करके तब क्या करना पड़ता था कि फायर करना पड़ता था। ये सैनिकों में पता चल गया कि इसमें जो कारतूस है, इसको जो ऊपर जो कागज लगा उसको दांत से खींचना है, इसमें गाय और सूअर के चर्बी लगा हुआ है। अब बताइए, तो गाय और सूअर तो समझ लीजिए कि तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बेकार हो गया।
चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, दोनों को ठेस पहुंचा, हिंदू और मुस्लिम दोनों को। काहे भाई? तो बात यह था कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और मुस्लिमों के लिए सुअर बेकार है ना, तो पवित्र नहीं, बेकार एकदम। तो दोनों के धर्म भ्रष्ट हो गया। अफवाह विद्रोह का तत्कालिक कारण बनी, यही तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो यही था चर्बी मिले कारतूस। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, साफा इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की लंबी सजा सुनाएगी। 85 गोरा के कहा कि चल सब ने फायर कर बसा, चलो सा अंदर चलो सा। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशक्त विद्रोह का कारण 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI, याद रखिएगा 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी के द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह का औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को भी बैरकपुर छावनी के सिपाही जो था मंगल पांडे, समझिएगा मंगल पांडे जो था, ये बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से संबंधित यह व्यक्ति था। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारियों दो गोरा था, एक लेफ्टिनेंट बाग था, एगो सार्जेंट ह्यूरसन था। सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग, ये दोनों को गोली मार करके हत्या कर दिया। अब ये दोनों को गोली मार के मतलब जबरदस्ती कराओगे, चलो गोली चलाओ, तो नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, कहीं नहीं चलाएगा बे, तब ठोक दिया गोली। मंगल पांडे सन की टाइप के था, मार दिया दोनों गोरा के, ये लेफ्टिनेंटवा के और सार्जेंटवा के, ये दोनों के क्या किया कि गोली मार दिया ये मंगल पांडे जब गोली मार दिए तब दिक्कत क्या हो गया भैया? तो दिक्कत यही हो गया कि इनको फांसी हुआ कि जब मंगल पांडे ये लेफ्टिनेंटवा के सार्जेंटवा के मारे गोली ठाए आज चुट्टा दोनों खत्म हो गया। जान लीजिए मंगल पांडे ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर, आज के गाजीपुर अब बलिया, अब हो गया बलिया, तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले के रहने वाले थे मंगल पांडे, ठीक ना। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे, ठीक ना। वो बैरकपुर छावनी के जो 34वीं इन्फेंट्री जो था उसी के जवान थे, ठीक ना। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को क्या कर दी थी? फांसी की सजा सुनाई और इनको फांसी दे दिया गया। अब विद्रोह के मुख्य केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, कहां से मुख्य केंद्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। देखिए विद्रोही सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली में विद्रोही सेना के मुख्य सेनापति जफर बख्श खां था। अब बहादुर शाह जफर के बारे में जानिए, ठीक ना। देखिए ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट था, ठीक ना, वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर। 1857 ईस्वी में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। इनका जो 1857 के जो क्रांति हुआ था, इनका दरबार मेन केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया था। मेरठ के जो क्रांतिकारी जो सैनिक सब था वो बहादुर शाह जफर को ही मतलब कि सौंप दिया था। जानते हैं सिपाही सब सोचा नु कि देख इकनी से तब बढ़िया इहे सब था, इहे सब के अंदर में जो हम सैनिक के काम कर रहे थे, मिला जुला के इज्जत प्रतिष्ठा था, वो सब तो सब खत्म कर दिया। इसीलिए वो विरोध करने लगा, इहे सबको राजा मानने लगा। आखिर ये सब तो दुष्ट टाइप के था ना, दूसरा जगह से आकर के शासन प्रणाली चला रहा था, तो ये सब घोषित कर दिया था 1857 के क्रांति वाला, ठीक ना। और 12 मई को दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराया। और दिल्ली को क्या किया? सब सैनिक सब मिल करके जो अंग्रेज जो दिल्ली पर कब्जा किया था उस सब के क्या किया? हटवा दिया। ओके, सोचा कि भैया रे ने मामा से काना मामा, ने मामा से काना मामा। मान लो कि अब वो मान लो कि वो दुष्टई करिए रहा है, आई तो मिला जुला के ठीक है, तो चल ना भैया एकरे से का मतलब एकरे अंदर रहा जाए, तो एकरे के सब नेता। आइए देखते हैं 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने
हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। समर्पण क्या कर दिया, वहां से पकड़ लिया बहादुर शाह, हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह जफर को क्या किया, पकड़ लिया और उसको रंगून यानी बर्मा में भेज दिया। वहीं पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ओके, रंगून यानी बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है, अब सुन लीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रंगून है जहां भेज दिया गया वहीं पे मृत्यु हो गया 62 में। तब बहादुर शाह की, सॉरी 62 नहीं, हाँ 62 में ना, हाँ, मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब न हुई। बताइए, अब उसके एथिया पर लिख दिया गया है कि ये बहादुर शाह जफर, मजार पर लिखा हुआ है कि इतना बदनसीब था कि दफन होने के लिए ज़मीन भी नसीब इसको न हुई। ठीक ना, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल बड़े बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, परंतु जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए नहीं हुए वहाँ भी अशांति फैलने के कारण अंग्रेज घबरा गया। अब अंग्रेज देखा कि रे तेरी के ये तो आग लगा तो पूरा लग जाएगा। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार के विद्रोह काफ़ी व्यापक भयंकर था। अब बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे, कहाँ के थे, बाबू वीर कुंवर सिंह आपका बिहार के। ठीक ना, आइए देखते हैं बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक ना, बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह हुआ। बिहार में अगर सबसे पहले विद्रोह हुआ तो कहाँ हुआ, दानापुर। अब दानापुर के सिपाही दौड़ल दौड़ल कहाँ गया, बाबू वीर कुंवर सिंह से मिला। सब कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया था। इसके पश्चात 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद नाना साहब के बारे में जानेंगे। ठीक ना, नाना साहब के बारे में जानेंगे। 20 सेकंड लानू, नाना साहब कानपुर में 5 जून 1857 को, कब, 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ, जहां विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और नवाब अजीमुल्लाह उसका मुख्य सलाहकार बना। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का क्या था, दत्तक पुत्र था। दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र कौन था, नाना साहब। उनका वास्तविक नाम जानते हैं क्या था, धोंधू पंत। अबे नाना साहब का नाम था धोंधू पंत। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं हम पेशवा है। ठीक ना, तो ये कहा कि बट पेशवा तू नहीं है। तथा उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी। कहेगा अच्छा पेंशन बंद कर रहा है बे, टेंशन मत लो। तब ना युद्ध छेड़ा सब, वार्षिक जो पेंशन दे रहा था 8 लाख रुपया, ये बंद कर दिया। अब पेशवा मानने से भी इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, याद रखिएगा, बहुत एक एक पॉइंट भैया एक को नहीं छूटेगा। ठीक ना, नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तात्या टोपे कर रहे थे। सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था, नाना साहब के जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे सैनिक का नेतृत्व करने का काम कर रहा था, जो एक बहादुर और योग्य नेता था। तात्या टोपे जो थे ना, एकदम बहादुर और योग्य नेता थे। बात समझे। आइए तात्या टोपे के बारे में जरा जान लें कि किस प्रकार से ये अपना अथी कर रहे थे। देखिए, तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, महान सेनानी। इनका वास्तविक नाम जानते हैं क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। इन्हें भारत का गैरीवल्डी भी कहा जाता था। देखिए एक एक पॉइंट है भैया। भारत का गैरीवल्डी किन्हें कहा जाता था, तो तात्या टोपे को कहा जाता था। ठीक ना, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता के आंदोलन का दीर्घ काल तक जारी रखा था। एकदम मतलब कि साफ जमल रह गया। अपनी सेना को लेकर इन्हें संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ता था। सेना को लेकर के समझ लीजिए, सेना का नेतृत्व कर रहा है बंदा, ज़्यादा समय तक लड़ते रह गया और उसका नेतृत्व करता, जंगल में छिपना है तो जंगल में देर तक छिपना। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 में शहीद हो गया। अंतिम समय तक लड़ते लड़ते शहीद हो गया। बताइए, अंग्रेज सबको इज्जत देता है, सब बताइए सबको इज्जत देने वाला है। ये सब अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लड़ रहा था, लड़ते लड़ते मर रहा था सब। ठीक ना, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई क्या क्या की, इनके बारे में जानिए।
देखिए महारानी लक्ष्मीबाई, इनके बचपन का नाम जानते हैं क्या था? मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका था। झांसी के राजा जो गंगाधर राव थे उन्हीं के साथ इनका शादी हुआ था, ठीक ना। होने के बाद इनका नाम पड़ गया महारानी लक्ष्मीबाई। पहले क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका से क्या हो गया, ये जब गंगाधर से इनका जब जो झांसी के राजा थे गंगाधर, इनसे जब विवाह हुआ तो ये बन गई महारानी लक्ष्मीबाई। अपने पति की मृत्यु के पश्चात, पति भी लड़ते लड़ते मर गए, मृत्यु के पश्चात दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया था। पूरा भी जवान नहीं था लड़का बा, ऐसे जो दिखाता है फोटो में, छोटा बच्चा को पीठ पर पड़ले है, घोड़ा पर दौड़ा रही है घोड़ा, ठीक ना। तो बचवा मतलब कि ज़्यादा छोटा नहीं था, ठीक ना। उसको गोद ले ली थी, ठीक ना। क्या नाम था उसका? दामोदर राव नामक एक अल्प वयस्क, पूरा वयस्क नहीं था, तनका वयस्क था, मतलब वही 10-12 वर्ष के होगा। गोद ले लिया तथा पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासक कार्य प्रारंभ कर दिया, ठीक ना। और उसी को क्या किया कि मतलब कि शासन कार्य करने के लिए मतलब रखा था। इसी को डलहौजिया क्या किया कि गोद लेने से मना कर दिया। लॉर्ड डलहौजिया, ससुरा लॉर्ड डलहौजिया ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के रूप में राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया। अब कहा कि बेट ऐसा वैसा ना होगा, तोरा बेटा है तो चलेगा, तोरा बेटा नहीं है, अरे कहाँ से लाइए उठा के बे, तो चल ना होगा, चलो रे मिलाओ, इस सबको अपने मिलाओ। ऐसे करता था छोटा सब। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया। 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। 17 जून 1858 को लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। आइए अब ये मेन जो अभी हम लोग जो पढ़े कि कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था, इसे जरा एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लें। देखिए दिल्ली से कौन थे? तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय अब बॉक्स का सैनिक नेतृत्व कर रहा था। याद रखिएगा, घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि ये जो दिल्ली में जो 1857 की क्रांति के साथ संबंधित सैनिक नेतृत्व किसने कर रहा था? बॉक्स का। वहाँ के नेता कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। 11 मई 1857 का विद्रोह तिथि था, ठीक ना। और इसको दबाने का काम किया था निकलसन और हडसन। ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ इसको। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बीरजित कादिर। और 4 जून, ये मई और जून ये गर्मी के महीना में ही ये सब हुआ है। याद रखिएगा, एक अलग कोनो तारीख देगा तो हटा दीजिएगा। मई या जून याद रखिएगा, मई और जून, बस 2 महीना, ठीक ना। 57 साल। कॉलिन कैपवेल का किया कि दबा दिया। ग्वालियर यानी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। 4 जून 1857 जनरल ह्यूरोज। तो इसको तो हम बता दिए, चलिए इसको अब रहने दे रहे, आगे बढ़ रहे हैं। ये आप लोग जानते हैं अच्छा से, लेकिन याद करिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। इस तथ्य को बेगम जीनत महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सिद्ध कर दिया था। बेगम जीनत महल प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी वाली महिला थी। इन्होंने नवाब के साथ मिलकर आंदोलन को बड़े धैर्य के साहस और साथ आगे बढ़ाया था। आगे देखेंगे, राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जीनत को विशेष स्नेह था। उन्होंने अपनी सुख सुविधा को छोड़कर स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दी थी, ठीक ना। आज बड़ा गर्मी मजाक कर रहा है। देखिए विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति कौन कौन नहीं लिया था? कश्मीर के गुलाब सिंह, नहीं गुलाब छोटा गुलाबे होगा, ये नहीं भाग लिया था। हैदराबाद के सालार जंग, इस सालार जंग इहो भाग नहीं लिया था। नेपाल के जंग बहादुर, इस ससुर जंग का नाम रखा था, ये सब हाँ जंग मूर्छा धर लिया था इसमें। भोपाल के बेगम सिख दीपांकर राव जो सिंधिया के मंत्री था, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग, ये सब भाग नहीं लिया था, ठीक ना। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लिया था? तो ज्यादा ये देता है बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग, ये सब भाग नहीं लिया था। और बाद गुलाब सिंह, सालार जंग, ये सब जंग बहादुर, संग बहादुर, ये सब भाग नहीं लिया था। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, ये जानते हैं इनके बारे में। वाजिद अली शाह के अल्पव्यस्त बेटे बीरजिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया गया था, जिसका शासन उसकी मां हजरत महल ने संभाला और उसकी ओर से शासन करने लगी। समझिएगा बात को। बेगम हजरत महल जो थी ना, साहसी थी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंत में वह नेपाल चली गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई, ठीक ना।
अवंतिका बाई। देखिए मध्य प्रदेश की रियासत राजगढ़ की रानी, राजगढ़ की रानी, मध्य प्रदेश की रियासत राजगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना के संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का भी निर्माण की थी, एकदम मजबूत सेना का निर्माण की और क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसके पश्चात रानी वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अब विद्रोह का दमन, अब इसका दमन देखिए कैसे कैसे किया गया, ये सब तो शुरू कर दिए लोग। देखिए संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधे मिलाकर लड़े थे, ऐसी नहीं कि नहीं लड़ा था, कंधा से कंधा। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह की अगवानी की थी। अगवानी अहमदुल्ला की कार्यवाहियों से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने इन पर, जानते हैं, 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था कि पकड़ के लिया, इसको गोली मारना है। सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह पर अभियोग चला करके रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, जहां पे 1862 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल, सबके रंगूने भेजता था चुट्टा। बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोता मिर्जा अबू बकर को हटसन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मार करके हत्या कर दी थी। हादसाना समझे। सितंबर 1858 के लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया, परंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण नहीं करने से इनकार कर दिया, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, और वो नेपाल चली गई, समर्पण नहीं की और नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, झांसी से भाग निकली, तात्या टोपे की मदद से उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंत में जून 1858 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब नेपाल चले गए, तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2 साल पहले लड़े थे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार हुए और उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई, ठीक ना। 1858 ईस्वी के अंत तक विद्रोह को कुचल दिया गया। 1858 के लास्ट तक, मतलब क्या किया कि पूर्ण रूप से विद्रोह को कुचल दिया, अंग्रेजी सक्सेस हो गया सब। विद्रोह के दमन के दौरान और उसके पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया। जीत गया ना, तो अमानवीय गलत तरीका सबके साथ किया। शहरों को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त कराने के पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें खूब लूटा। अनुमान लगाया गया है कि केवल, जानते हैं, अवध में ही लगभग 1,50,000 लोगों की हत्याएं हुई थी। बात समझ लीजिएगा, बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया गया तथा अमानवीय यातनाएं दी गई। बताइए, जब नेता ही मारा जाएगा तो नेता को मानने वाले को लोग का रूप मतलब कितना अथी होगा। विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह का स्वरूप 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है। पहली बार देश के विभिन्न भागों में के बीच एक ऐसा शासन विरुद्ध एकता स्थापित हुई थी जो सबल शत्रु था, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। अब 1857 की जो क्रांति हुई, इस पर आधारित कुछ लोग पुस्तक भी लिखा है, द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, द ग्रेट रिबेलियन, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर। फर्स्ट माने पहला, ये समझ लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई थी। ये 1857 यानी 1857, SN सेन 1857, SN सेन, रिप्लाई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, RC मजूमदार, ठीक ना। ये किताब लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, TR होम्स, रिबेलियन 1857, PG जोशी, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां। ये कुछ किताब लिखने वाले लोग हैं। विद्रोह के दौरान, कितने मिनट का वीडियो हो गया हो, देखिए, विद्रोह के दौरान ऐसे अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता व बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया। 1857 के दौरान ऐसे अनेक नेता उभरे जो कि इसमें क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए और अमर हो गए। लेकिन विद्रोह में कुछ बुनियादी कमजोरियां थी जिनके कारण उनके सफल होने में कम उम्मीद थी। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में था। विद्रोह का जो नेतृत्व करने का राजा और जमींदार, उनमें से अनेक राजा तथा जमींदार विद्रोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था। वे भारत के परंपरागत राज व्यवस्था के हिमायती थे और पुराने विचारों से प्रभावित थे।
विद्रोह के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, परंतु भविष्य में उनकी दृष्टिकोण अनिश्चित थी। यदि विद्रोह आम जनता, सैनिकों और किसानों और दस्तकारों आदि के सक्रिय सहयोग से वंचित था, जनता के अपने स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं थे। अर्थात मतलब कि कोई मतलब ये मतलब मेन एक कोई नेता होना चाहिए तब ना। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सभी विद्रोही एकजुट नहीं हो पाए थे, सभी विद्रोही एकजुट नहीं हो पाया था। ठीक, जिन राजाओं और सरदारों को अंग्रेज ने पदच्युत नहीं किया था, उनमें अधिकतर ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ भी दिया था। सुन लीजिए, जमाना के हाथ आया नहीं था ना, वो सब छोटा सब साथ दिया, जिसके कारण ये सब तो मतलब कि हार गया, नहीं तो हारता सब। कई वर्षों की लड़ाई के बाद पंजाब में अंग्रेजों व्यवस्थित प्रशासन कायम किया था। ओके, देखेंगे आगे। रुका, विदेशी इतिहासकार और मत। विदेशी इतिहासकार जो विदेश का इतिहास लिखने वाला था, ये 1857 के संबंधित में क्या लिखा, तो सर जॉन लॉरेंस लिखा ना कि यह विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो समझ लीजिए कि हम सदैव के लिए हार जाते। लिखा कि अगर विद्रोही जो विद्रोह कर रहा था ना, मेन कोनो नेता ही नहीं था, सर जॉन लॉरेंस। फिर यह कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, पूर्ण रूप से यह सिपाही सब विद्रोह किया था, मैं राजा या दूसरा कोनो भोलू भूमिका नहीं था। बेंजामिन डिजरायली जानते हैं क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली कहे थे कि हाँ भाई ये तो राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्र के लिए लड़ रहा था सब। सर जॉन सील ने कहा था कि यह विद्रोह न पूर्णतः देशभक्ति रहित थी, मतलब देशभक्ति लड़िए नहीं रहा था, सब अपना अपना फायदा के लिए लड़ रहा था। स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका ना कोई नेतृत्व था और ना ही कोई जन समर्थन। बतिया ये सेम ठीक बा। पर्सिवल स्पीयर व मैटकॉफ, यह जानते हैं क्या लिखा, यह कहा कि यह पूर्णतः स्पर्थ क्या लिखा है बे, पुनः स्तरपनावादी आंदोलन था। ठीक, फिर जरा क्या लिख ले, पुनः स्तरपनावादी आंदोलन था। पी रॉबर्टसन लिखा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त बस कारतूसे था, दूसरा कोनो कारण नहीं था। टी.आर. होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था बस। डब्ल्यू टेलर ये कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, टेलरवा बोला था। और जेम्स आउटरम ये कहा था कि ये सब मतलब षड्यंत्र था अंग्रेजी शासन का और कुछ नहीं था। रीज कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। अभी कहा था कि बे ऐसा थोड़ी था, ये सब तो ईसाई धर्म तो देखिए मिला जुला के ये सब था। कुपलैंड जॉन ब्रस्नार टर्न, ये 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। लो ये पागल कहाँ से कह दिया। टी व्हीलर ये कहा था कि यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। और रॉबर्ट्स कहा था यह मुख्यतः मुस्लिम षड्यंत्र था। रॉबर्ट्स कहा था कि मुस्लिम षड्यंत्र था। अब देखेंगे भारतीय इतिहासकार क्या क्या कहे। भारतीय इतिहास में कहे डॉक्टर एन.एस. सेन कहे थे कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये डॉक्टर एस.एन. सेन कहे थे। अशोक मेहता कहे थे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वरूप राष्ट्रीयता था, मतलब ये राष्ट्रीय विद्रोह ही था। बी.डी. सावरकर कहे थे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.जी. मजूमदार कहे थे कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहे कि ये सब कुछ नहीं था। पी.सी. जोशी कहे थे कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता का फैला हुआ ये मतलब क्या था, विप्लव था। बिपिन चंद्रा कहे थे कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। मुंशी जीवनलाल ये कहे थे कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। याद रखिएगा, मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन ये कहे थे कि 1857 की क्या था, सैनिक विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां ये लोग जानते क्या कहे थे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निर्मित भारतीय जनता को संगठित करने का मतलब ये संग्राम था। सब लोगों का मत अलग अलग था, मिला जुला के सब ठीक है था। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक एंड गुड बाय।